नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार भारत के पीएम बनते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनकी सरकार अभी गिरने वाली है। नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। सिर्फ एक स्टेट के इलेक्शन से ये पॉसिबल है। और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं। लेकिन ये कैसे होगा? अब और नहीं लूट सकता हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ। कैसे एग्जैक्टली मोदी गवर्नमेंट सिर्फ 2 महीने की बची है? आइए आज इस चीज को ब्रीफ में ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत 19 अप्रैल 2024 को होती है, जब लोकसभा इलेक्शन की वोटिंग स्टार्ट होती है। ये वोटिंग 7 फेसेस में होनी थी और 1 जून तक सारी वोटिंग हो जानी थी। अभी तक 10 साल से मोदी गवर्नमेंट चल रही थी, तो इन्होंने एक बार फिर से हवा भरी थी कि इस बार ये 400 पार जाने वाले हैं। अब की बार अब देखिए, गवर्नमेंट का काम यही है कि वो अपनी पार्टी की हवा भरे कि वो जीतने वाले हैं, ताकि सारे लोग उनको वोट देने लग जाएं और उनकी पार्टी एक्चुअली में जीत जाए। पर दिक्कत वाली बात तब होती है जब ये बिकी हुई मीडिया 400 पार का एग्जिट पोल भी दिखाने लग जाती है। 401 पहुंच सकता है व्यूअर्स। इस सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे एग्जिट पोल से निकलकर, ये नॉर्मल नहीं था। एग्जिट पोल में 400 के पार सीट दिखाने का मतलब था कि एक्चुअली में सबको लगने लग गया था कि मोदी गवर्नमेंट 400 पार सीट इस बार ले जाने वाली है। बट फाइनली 4 जून का दिन आता है। 4 जून 2024 को इलेक्शन का रिजल्ट आता है। रिजल्ट में पता लगता है कि बीजेपी को 240 सीट मिली है और कांग्रेस को 99। अब ये काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि ना बीजेपी ने अब सरकार बनाई थी, ना कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। दोनों को पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं था। अब इस पॉइंट पर कांग्रेस या बीजेपी में से कोई भी गवर्नमेंट बना सकता था। जिसके साथ छोटी छोटी पार्टीज मिल जाती, वही गवर्नमेंट बना ले जाता। और बाद में सबको पता लगता है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार मिलने वाले हैं, मतलब ये 12 सीट अपनी बीजेपी में जोड़ने वाले हैं। अब जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू भी 16 सीट के साथ बीजेपी से जुड़ जाते हैं और ऐसे ही छोटी छोटी पार्टी बीजेपी के साथ जुड़ जाती हैं। मिला जुलाकर बीजेपी के पास टोटल 293 सीट हो जाती है और फाइनली थर्ड टाइम मोदी गवर्नमेंट एक बार फिर से रूल करने आती है। Narendra Modi has taken the oath of office and has been sworn in for a third term as India's Prime Minister. अब देखिए, बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बना चुका था। मोदी जो है तीसरी बार पीएम ऑफ इंडिया बन चुके थे। बट सबके दिमाग में सवाल यही था कि नीतीश कुमार मोदी के साथ क्यों मिल गए, क्योंकि नीतीश कुमार तो राहुल गांधी के साथ अगर मिलते तो राहुल उनको पीएम बना सकते थे। तो एक्चुअली में बात क्या थी कि 2020 के अंदर जब बिहार में इलेक्शन हुए थे, तो नीतीश कुमार को सीट मिली थी 43। उसी सेम इलेक्शन में बीजेपी को 74 सीट मिली थी और वहां पे नीतीश कुमार ने बीजेपी की सहायता मांगी और दोनों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। इसीलिए जब इलेक्शन 2024 के हो रहे थे, उस पर्टिकुलर टाइम में बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन थे? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जब बिहार में सीएम बने हुए हैं बीजेपी के कारण, तो वो पीएम की कुर्सी में क्यों आना चाहेंगे? वो बीजेपी को क्यों छोड़ेंगे? तो मतलब बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार सीएम थे, बीजेपी के अलायंस के कारण थे, इसलिए उन्होंने सेंट्रल में बीजेपी का साथ दे दिया। अब मोदी की गवर्नमेंट तो बन चुकी थी, बीजेपी रूल में तो आ चुका था, लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि ये गवर्नमेंट बाकी 2 टर्म जैसी नहीं थी। इससे पहले 2 बार जब भी मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो बीजेपी को पूरी सीट मिली थी, पूर्ण बहुमत मिला था। ये पहली बार हुआ था जब बीजेपी एक अलायंस बना के आया था। इनकी पूरी सीट नहीं थी, मतलब ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिस्क पर थी। और दिक्कत यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये मिली जुली सरकार कभी भी गिर सकती थी और ये गिरने वाली है अगले 2 महीने के अंदर। देखिए बात क्या है, 2025 में नवंबर के महीने में बिहार के अंदर चुनाव होने हैं। अब ये चुनाव मोदी गवर्नमेंट के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि इतने इंपॉर्टेंट शायद सेंट्रल के भी चुनाव नहीं थे, क्योंकि यहाँ से पूरी सरकार हिल जाएगी। एक्चुअली में यदि आप बिहार के अंदर देखोगे तो विधानसभा में यहाँ 243 सीट्स हैं। अभी यहाँ एनडीए की गवर्नमेंट है, जो कि कॉम्बिनेशन है बीजेपी का, जेडीयू का, एचएएम का एंड वीआईपी जैसी 2 छोटी पार्टीज का। अब एनडीए कौन है? एनडीए की गवर्नमेंट है नीतीश कुमार की गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे नीतीश कुमार का जेडीयू है 43 सीट वाला, बीजेपी है 74 सीट वाला। तो बेसिकली ये पूरी गवर्नमेंट जो बनी हुई है बीजेपी नीतीश कुमार को मिला जुलाकर बनी है। एंड नीतीश कुमार के पास, मतलब एनडीए के पास ओवरऑल 125 सीट है अभी बिहार के अंदर। अब अगर आप देखने जाओगे तो बिहार में इलेक्शन वही जीतता है जिसके पास 122 सीट रहती है, मतलब 4 सीट में नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है। और यही 4 सीट इस बार इलेक्शन में उलटफेर करने वाली है और यहाँ से ही सेंट्रल की गवर्नमेंट भी हिल जाएगी। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। एक्चुअली बात क्या है कि बिहार के अंदर लार्जेस्ट पार्टी जो है वो तेजस्वी यादव की है, जिनके पास 75 सीट मिली थी 2020 के अंदर। इनको 2015 में भी 80 सीट मिली थी, मतलब ये लगातार सबसे ज्यादा सीट लेके जाते हैं। इनके आसपास भी कोई नहीं रहता। इनके साथ राहुल गांधी की कांग्रेस है, जिनको 19 सीट मिलती है 2020 के अंदर, और ये महागठबंधन बनाते हैं बिहार में, और इनके पास टोटल मिला जुलाकर 110 सीट है। अब देखिए कमाल बात क्या है कि 2015 के अंदर बीजेपी को बिहार में सिर्फ 53 सीट मिली थी,
2015 में ही कांग्रेस को बिहार में 27 सीट मिली थी, मतलब कि कांग्रेस काफी अच्छा कर रही थी बिहार के अंदर। बट 2019 में सेंट्रल इलेक्शन जब हुए तो यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट को 303 सीट मिलती है सेंट्रल के अंदर। और ये इतनी ज्यादा सीट थी, इतना ज्यादा वो था कि राहुल गांधी उसके बाद डिसअपियर्ड हो जाते हैं, ये चले जाते हैं, ये कांग्रेस की लीडरशिप छोड़ देते हैं। बाद में जब बिहार के इलेक्शन हुए 2020 में, तो सेंट्रल का इम्पैक्ट बिहार में बहुत पड़ा। बिहार में सेंट्रल का इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि बिहार के अंदर 2020 में मोदी गवर्नमेंट को 53 नहीं बल्कि 74 सीट मिल गई। इसी सेम टाइम में कांग्रेस को 27 नहीं बल्कि 19 सीट मिलती है, मतलब मोदी गवर्नमेंट की 21 सीट बढ़ी और कांग्रेस की यहाँ पे 8 सीट कम हो गई। और कांग्रेस जो है 2019 में सेंट्रल में हो, बिहार के अंदर हो, मतलब ये नॉर्मल स्टेट से लेकर सेंट्रल तक हर जगह कोलैप्स कर चुके थे। बट यहीं पे पूरा पासा पलट जाता है क्योंकि कांग्रेस ने 2024 में अपना कमबैक किया, एक ऐसा कमबैक किया जहां पे इनको डबल सीट मिलती है 2019 के कंपैरिजन में। 2024 के सेंट्रल इलेक्शन में कांग्रेस को 99 सीट मिल जाती हैं। अब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा बस की थी और उसके बाद भी इनको 99 सीट मिल गई। और अभी जब बिहार का चुनाव आने वाला है तो इस बार तो वोट चोरी यात्रा ये कर रहे हैं। इस बार तो मुद्दा इतना बड़ा है कि एक्चुअली बिहार में गवर्नमेंट गिर सकती है। मतलब कि 2024 में जैसे सेंट्रल के अंदर कांग्रेस की सीट बढ़ी है, वैसे ही कांग्रेस की सीट अगर बिहार में भी बढ़ जाती है, साथ में बीजेपी की सीट जैसे सेंट्रल में घटी है, वैसे ही बिहार में अगर बीजेपी की सीट घटती है तो इसके बाद ज्यादा सीट, ज्यादा बहुमत किसके पास होने वाला है? ये होने वाला है महागठबंधन के पास, राहुल गांधी तेजस्वी यादव के पास। अब ये चीज आपको मजाक लग रही होगी कि भाई इतना सारा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे हो जाएगा। बट ये एक्चुअली में नीतीश कुमार को सीरियसली लग रहा है, इसलिए उन्होंने महिलाओं के खाते में 10,000 डालने को बोला है बिहार के अंदर। अब आप सोचिए कि नीतीश कुमार इतना ज्यादा डर गए कि उन्होंने बोला कि वो 10,000 रुपए डालने वाले हैं महिलाओं के खाते में। इतना पैसा डालने के बाद एक्चुअली में पूरी गवर्नमेंट गरीब हो जाएगी, इनके पास फंड ही नहीं है इतने ज्यादा। बट इसके बाद भी इतना पैसा क्यों डालने वाले हैं? ये इसलिए डालने वाले हैं क्योंकि इनको लग रहा है बस चुनाव जीत जाएं, उसके बाद तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, बस चुनाव जीतना है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। तो नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि उनकी सरकार गिर सकती है क्योंकि बीजेपी की सीट तो कम होने वाली है और कांग्रेस की बढ़ने वाली है सीट यहाँ पे, ये तो तय है। बट ये तो बिहार के इलेक्शन की बात है, बिहार में इससे चेंजेस होंगे, नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, सेंट्रल में इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखिए बिहार के चुनाव से सेंट्रल की पूरी गवर्नमेंट गिर सकती है क्योंकि ये पूरी गवर्नमेंट कनेक्टेड है बिहार से ही। एक्चुअली बात क्या है कि नरेंद्र मोदी के पास अभी 293 सीट्स हैं और इनकी गवर्नमेंट अभी सेंट्रल में है। अब अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार जीत जाती है, मतलब नीतीश कुमार हार जाते हैं, तो नीतीश कुमार इसके बाद कांग्रेस से आके, महागठबंधन से आके मिल जाएंगे। ये राहुल गांधी को बोलेंगे कि एक बार फिर से मुझे आप सीएम बना दो बिहार का, मैं आपके साथ मिल जा रहा हूँ। और राहुल गांधी ऐसा कर भी देंगे, राहुल गांधी नीतीश कुमार को बिना किसी सवाल जवाब के सीएम बना देंगे एक बार फिर से बिहार का। अब अगर ये इनको बिहार का सीएम बना देंगे तो इनसे बोलेंगे कि हमने आपको सीएम बनाया है, आप सेंट्रल की 12 सीट हमको दे दो। वेल, नीतीश कुमार काफी आसानी से अपनी 12 सीट मोदी गवर्नमेंट से खींच के कांग्रेस गवर्नमेंट को सौंप देंगे। बट यहाँ पे एक बात है कि अगर यहाँ पे नीतीश कुमार अगेन सीएम बन जाएंगे तो तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ क्यों रहेंगे? जब तेजस्वी यादव के पास सबसे ज्यादा सीट है तो राहुल गांधी के पास रहेंगे ही क्यों जब उनको सीएम नहीं बनाया जा रहा है? देखिए बात क्या है कि ये महागठबंधन को तेजस्वी यादव नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनको भी पता है कि सेंट्रल की गवर्नमेंट वहां पलट सकती है। और अगर सेंट्रल की गवर्नमेंट पलटेगी तो वैसे भी राहुल गांधी तेजस्वी यादव को होम मिनिस्ट्री भी ऑफर कर सकते हैं और डिप्टी सीएम भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बिहार के अंदर अगर महागठबंधन जीतेगा तो नीतीश कुमार महागठबंधन से मिलकर सीएम ऑफ बिहार बन जाएंगे एक बार फिर से और ये अपनी सेंट्रल की 12 सीटें खींच लेंगे। वेल, नीतीश कुमार अगर अपनी 12 सीट ले लेते हैं तो मोदी गवर्नमेंट के पास सीट बचती है 281 सीट में भी इनकी गवर्नमेंट बने रह सकती है। लेकिन यहाँ पे ही पूरा गेम हो जाता है। एक्चुअली में बात क्या है कि चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीट है और यहाँ पे अगर राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू को कहते हैं कि हम आपको पीएम ऑफ इंडिया बना देंगे तो चंद्रबाबू नायडू दौड़ के आएंगे, मोदी गवर्नमेंट को छोड़ देंगे और ये मिल जाएंगे राहुल गांधी के साथ। अगर ऐसा होता है तो मोदी गवर्नमेंट के पास 265 सीट बचेंगी और अब मोदी गवर्नमेंट गिर चुकी होगी सेंट्रल के अंदर। कमाल बात तो है कि मोदी गवर्नमेंट अगर सेंट्रल में गिर जाती है ना तो एकनाथ शिंदे भी उनका साथ छोड़ देंगे और कांग्रेस में आ जाएंगे। इसका रीजन काफी साफ है क्योंकि एकनाथ शिंदे को मोदी गवर्नमेंट ने सीएम नहीं बनाया है महाराष्ट्र का। एकनाथ शिंदे के पास 7 सीटें हैं, इसके बाद भी ये महाराष्ट्र में डेप्यूटी सीएम बने हुए हैं। अब अगर ये कांग्रेस में आएंगे तो कांग्रेस इनको महाराष्ट्र का सीएम पद दे देगा। तो बिहार के इलेक्शन अगर महागठबंधन जीतेगा तो बीजेपी के पास टोटल सेंट्रल में जो सीट है वो बचेंगे 258। और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया है। और यहाँ पे इंडिया अलायंस के पास ज्यादा सीट हो जाएंगी, उनकी गवर्नमेंट आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी रूल में।
हालांकि पीएम ऑफ इंडिया इसके बाद भी चंद्रबाबू नायडू बनाए जाएंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को ये जब ऑफर करेंगे तभी तो वो छोड़ के यहाँ आएंगे। अब देखिए, हो सकता है कि आपको ये सब स्पेकुलेशन लग रहा है कि ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थोड़ी हो सकता है, ये सब मैं ड्रीम कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में ऐसा हो चुका है। इंडिया के इतिहास में 1977 के टाइम ऐसा ही कुछ हुआ था। देखिए, बात है 1975 की। 1975 के समय इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी ने जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर की, सारा देश इंदिरा गांधी से चिढ़ जाता है, और इतना चिढ़ता है कि अगले इलेक्शन में इनको हराने के लिए ये सब साथ आ जाते हैं। सामने पूरी पार्टी एकजुट हो जाती है, पूरी इंडिया एकजुट हो जाती है कि इंदिरा गांधी को वोट नहीं डालना है। और 1977 का जब इलेक्शन होता है तो यहाँ पे इंदिरा गांधी को, कांग्रेस को जो सीट मिलती है वो 154 बस मिलती है। मतलब यहाँ पे दूसरी पार्टी जीतती है, सामने वाली जो पार्टी कॉम्बिनेशन बना के आई थी। लेकिन ये पार्टी थी कौन सी? एक्चुअली में यहाँ पे एक पार्टी थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, जो आज के टाइम में बीजेपी बन चुकी है। इनके साथ कुछ स्मॉल पार्टीज भी मिली हुई थी, और एक और पार्टी इनके साथ मिली थी जिनका नाम था भारतीय लोकदल। भारतीय लोकदल के पास 60 सीटें थी सेंट्रल के अंदर, बाकी बीजेपी के पास थी, और बाकी और छोटी छोटी स्मॉल पार्टीज के पास। मिला जुलाकर इन लोगों ने सरकार बनाई। इनके पास 295 सीट आ गई थी, और यहाँ पे इनका पीएम अब चुना जाना था। अब देखिए, सबसे ज्यादा सीट जो है उस समय भी बीजेपी के पास थी, मतलब कि उस समय बीजेपी का नाम भारतीय जनसंघ था, और इनके पास सबसे ज्यादा सीट थी सेंट्रल में। तो फाइनली 24 मार्च 1977 को बीजेपी का ही पीएम बनाया जाता है, और मोरारजी देसाई बनते हैं पहले बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर। ये संगठन चुनाव के बाद जल्दी हम बना देंगे। वह सब कुछ सही हो रहा था, अलायंस जीत चुकी थी, बीजेपी की सरकार बन गई थी, जिनके पास ज्यादा सीट थी उनका पीएम भी बन गया था। बट इस सरकार में कोलिजन स्टार्ट होता है जब 1979 में सामने वाली पार्टी, मतलब इनके साथ जो लोकदल पार्टी थी, भारतीय लोकदल पार्टी, इनके लीडर कहते हैं बीजेपी से कि हमें और पद चाहिए और मिनिस्ट्री चाहिए जो बीजेपी इनको नहीं देती है। और जब बीजेपी इनको मिनिस्ट्री वगैरह नहीं देती है तो 29 जुलाई 1979 को, मतलब 2 साल बाद, भारतीय लोकदल के जो लीडर थे जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह, ये अपनी पार्टी को छोड़ते हैं, बीजेपी को छोड़ते हैं और कांग्रेस से मिल जाते हैं। अब ये कांग्रेस में तो आ गए थे, लेकिन कांग्रेस के पास 154 सीट थी, इनके पास 60 सीट थी। इसका मतलब साफ था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के पास 200 से ज्यादा सीट थी, लेकिन इनकी गवर्नमेंट अभी नहीं बन रही थी। कमाल बात तो ये थी कि बीजेपी की गवर्नमेंट भी नहीं बन रही थी, क्योंकि बीजेपी के पास भी 272 सीट थी ही नहीं। मतलब इस टाइम में किसी की गवर्नमेंट ही फॉर्म नहीं हो पा रही थी। और इस टाइम में कांग्रेस ने अपने पास आ फेंके पूरी छोटी छोटी पार्टी को इन्होंने अपने साथ जोड़ दिया। कांग्रेस की सीट जैसे ही 272 पार करी, कांग्रेस की एक बार फिर से गवर्नमेंट बन गई 2 साल बाद। बस कमाल बात तो ये थी कि कांग्रेस के पास 154 सीट थी, इसके बाद भी इंदिरा गांधी पीएम नहीं बनती, जबकि सबको लगता है कि इंदिरा गांधी पीएम ऑफ इंडिया बनेंगे एक बार फिर से। बट यहाँ पे इंदिरा गांधी पीएम नहीं बनती, यहाँ पे पीएम बनाया जाता है चौधरी चरण सिंह को। एक्चुअली में चौधरी चरण सिंह बीजेपी को छोड़ के इसलिए कांग्रेस में आए थे क्योंकि कांग्रेस इनसे लगातार कह रहा था कि हम आपको पीएम बना देंगे, आप हमारी पार्टी में आ जाओ। साथ में चरण सिंह ने जब बीजेपी से मिनिस्ट्री मांगी तो उन्होंने मना कर दिया, तो ये फटाक से कांग्रेस में जाके मिल गए। और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होता है जब लोकसभा के अंदर 543 सीट्स होने के बाद भी देश में एक ऐसा पीएम बनता है जिसके पास 60 सीट बस थी। मतलब ये क्या हो चुका था। वेल, आज राहुल गांधी भी शायद यही ट्राई करना चाहते हैं कि कांग्रेस के पास भले ही 99 सीट हैं, बट अगर इनके साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आते हैं तो ये चंद्रबाबू नायडू को भी पीएम बना सकते हैं, बस इनको बीजेपी की गवर्नमेंट गिरानी है। आपको क्या लगता है क्या 1979 जैसे एक बार फिर से नवंबर के महीने में 2025 में बीजेपी की गवर्नमेंट गिर जाएगी और कांग्रेस आ जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अगली वीडियो का सजेशन दीजिए, मुझे किस टॉपिक में बनानी चाहिए। इवन ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो राहुल गांधी की ये वीडियो देखिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।